नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर किसी क्लास में। सो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, हम आपके लिए लेके आए फिर मैथ का प्रैक्टिस सेट 39। इससे पहले मैंने फ्रेंड 38 मैंने मैथ के प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ये मैं मैथ के प्रैक्टिस फ्रेंड आपके लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं ये मैथ के प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, जिसमें आपके SSC, GD, MTS, CHSL, CGL, रेलवे, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस, UPSI के फॉर्म आगे फ्रेंड ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं जो आपके आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं इन्हीं के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। डेली बेस पे मैथ का प्रैक्टिस करवाता हूँ। इसमें मैं फ्रेंड्स आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराता हूँ, टॉप 10 टॉपिक से जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड आपके जो क्वेश्चन होते हैं मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं या फिर आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। ठीक है फ्रेंड, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है फ्रेंड, जितना मैं देख पाता हूँ आपके प्रीवियस पेपर को और जो आपके प्रैक्टिस सेट आते हैं उनमें इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो करेगा, आप कोशिश करना वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बाकी हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन बड़ी आराम तरीके से, बड़ी सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। हर के चैनल क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ट्रेन से। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर जो उसकी स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है आपको कितना, 10 सेकंड का। ठीक है, इसमें मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूं। जब रेलगाड़ी, जो मैं आपको हमेशा बताता हूं, जब रेलगाड़ी किसी खंबे, किसी पोल, किसी पेड़ को, किसी आदमी को पार करेगी, इसका मतलब आप समझ लेना सीधा सीधा कि जितनी उसकी रेलगाड़ी की लंबाई है वो अपनी लंबाई को पार कर रही है अपनी चाल से। ठीक है, जब रेलगाड़ी किसी सुरंग, किसी टनल, किसी पुल को पार करेगी या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, इसका मतलब आप समझ लेना कि अपनी लंबाई, जो जितनी उसकी रेलगाड़ी की लंबाई होगी, अपनी लंबाई और प्लस में उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को जोड़कर वो अपनी स्पीड से तय करेगी। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि वो एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करेगी। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी उस रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतनी वो मतलब 10 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। डिस्टेंस जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, स्पीड इनटू में टाइम होती है, जो है डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और हाँ यहाँ पे चाल दे रखी किलोमीटर पर घंटे में, टाइम दे रखा है सेकंड में, तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस हमारी किस में आएगी, मीटर में आएगी। ठीक है, जो है डिस्टेंस आएगी वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। स्पीड कितनी दे रखी है, 36 किलोमीटर पर घंटे को मैं क्या करूं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूं, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, 5/18 से इंटू कर दूंगा, ये आप जानते होंगे, और इंटू में 10 सेकंड में वो पार कर रही है। ठीक है, यहां निकल के आ जाएगी मैं डिस्टेंस क्या, जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो निकल के आ जाएगी कितने में, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 इंटू 10 कितने हो जाएगा, 100। तो जो रेलगाड़ी है वो 100 मीटर की है। ठीक है फ्रेंड्स, जो रेलगाड़ी है वो कितनी है, 100 मीटर की है। ठीक है, रेलगाड़ी मेरे पास आगे निकल के 100 मीटर की, क्योंकि वो 10 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर रही थी। इसका मतलब क्या था कि वो अपनी लंबाई को ही पार कर रही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। ठीक है, देखो वो 100 मीटर को पार कर रही थी। एक इसमें बात सोच, देखो बेसिक तो इसका ये है कि आपको टाइम निकालना है, वो जब वो प्लेटफार्म को पार करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, अपनी लंबाई और प्लस में उस प्लेटफार्म की लंबाई को, दोनों को जोड़कर करेगी पार। ठीक है, और देखो उसकी चाल कितनी थी, उसकी 10 मीटर पर सेकंड उसकी चाल आ जाएगी, क्योंकि उसकी चाल क्या थी, 36 किलोमीटर पर घंटे थी, 36 किलोमीटर पर घंटे थी। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया था, 5/18 से इंटू कर दिया था, ये मेरी चेंज हो गई थी मीटर पर सेकंड में। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो 10 मीटर पर सेकंड आ गई थी उसकी चाल, 10। ठीक है, 100 और 55 कितने हो जाएंगे, 155/10। ये 10 इधर आके क्या पॉइंट बन जाएगा, यानी कि 15.5 सेकंड, 15.5 सेकंड में वो पार कर देगी किसको, उस प्लेटफॉर्म को। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो एक तो ये बिल्कुल इस बेसिक, जब आपको ये बात बोले, और इसका बेसिक मतलब आप जल्दी से कैसे कर सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आपको आ जाएंगी। कैसे, जब वो 100 मीटर को पार कर रहा है 10 सेकंड में, आप ये बात सोचो सीधी सीधी, जब वो 100 मीटर को 10 सेकंड में पार कर रहा है तो 55 मीटर को कितने पार करेगा, 5.5 सेकंड में तो पार करेगा भाई। जब वो 100 मीटर को
10 सेकंड में पार कर रहा है तो 55 मीटर कितने में पार करेगा? 5.5 में। तो दोनों को जोड़ के लिख दो, कितना आ जाएगा? 15.5 सेकंड आ जाएगा ये निकल के आपका। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 15.5 सेकंड। ठीक है, आइए आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा है लाइक कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है अलजेब्रा से। देखो हर टाइप से क्वेश्चन करा दूंगा, बशर्ते बस आप बने रहे ना पूरे वीडियो में। ये आपको दे रखा है x माइनस के 1/x बराबर दे रखा है आपको 4। ठीक है, और आपको फाइंड करना है, देन आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x इज क्या होगा। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में। अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री दो टॉपिक हमारे ऐसे होते हैं, जो क्वेश्चन दिया होता है ना उसी में आपका आंसर छिपा होता है, बशर्ते आपको क्या है, आपको सिर्फ क्वेश्चन तोड़ना आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखो कैसे आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो अब इसी में तोड़ो। मैंने आपको इसके सारे फॉर्मूले मैंने आपको नंबर सिस्टम में कराए थे। x प्लस 1/x का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है? ये मेरे पास फॉर्मूला होता है स्क्वायर प्लस के 4ab, यानी कि ab का मतलब क्या हो जाएगा? के x इंटू 1/x। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। चाहो तो आप इसे नोट कर लेना। x प्लस मतलब कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे पास? a माइनस का b का स्क्वायर प्लस के 4ab। ठीक है, x प्लस के 1/x का मुझे मान निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस के 4, इससे ये कट जाएगा तो बचा जाएगा 4 बचा ओनली। ठीक है, तो x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर कितना? 16 और 4 20, और 20 का रूट कितना हो जाएगा? जब मैं ये स्क्वायर के इधर रूट चढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा 2√5, कि 4 पंजे 20 होते हैं, 4 निकल जाएगा 2, तो 2√5 ये मेरा हो जाएगा क्या? राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ज्योमेट्री से क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD में, यानी कि एक आपको क्वाड्रिलेटर दे रखा है, मान चलो ये क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। ठीक है, मैंने मान लिया ये A है, ये B है, ये C है और ये D है मेरा। ठीक है, एंगल A और B के दो भाजक ऊपर मिलते हैं, यानी कि एंगल A और एंगल B के एंगल बाई सेक्टर यानी कि दो भाजक मिलते हैं आपको कहाँ पे? ऊपर मिलते हैं, जो इसके द्विभाजक हैं एंगल बाई सेक्टर मिलते हैं यहाँ पे ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मिलते हैं ऊपर। ठीक है, यदि एंगल C 70 डिग्री है, यानी कि एंगल C ये वाला एंगल है, ये दे दिया इसने कितना? 70 डिग्री, और एंगल D 130 डिग्री है, एंगल D दे दिया 130 डिग्री। ठीक है, एंगल AOB का माप क्या होगा? आपको बताना है एंगल AOB इज क्या होगा। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि वन साइड टू एंगल क्या होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। वो कैसे? देखो मैं आपको बताऊं कि एंगल D प्लस के एंगल A ये हो जाएंगे आपके 180 डिग्री के, एंगल C प्लस के एंगल B ये भी होते हैं आपके क्या? 180 डिग्री के। ठीक है, और एंगल A प्लस के एंगल O और प्लस के एंगल B ये भी हो जाएंगे क्या? 180 डिग्री के। ठीक है, जिसमें क्या है? एंगल AOB है। ठीक है, ये वाला एंगल जो है एंगल AOB, यानी कि तीनों का सम क्या होगा? ये भी क्या होगा मेरा? 180 डिग्री का होगा मेरा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आई। अब आप ऐसे मानो कि अगर ये 130 डिग्री है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा कितना? अगर मैं मानूं कि एंगल D मेरा 130 डिग्री है तो मेरा एंगल A कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा, तो 25 ये हो जाएगा ऊपर वाला और 25 मेरा ये अंदर वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 130 ये है, ये 70 होगा, ये कितना होगा? ये 50 होगा, तो ये क्या? एंगल बाई सेक्टर है, आधा तो हो जाएगा, तो ये 25 तो यही 25, ऐसे ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 110, तो इसका मतलब क्या होगा? ये 55 डिग्री, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आ रही है। 25 ये है, 55 ये है, यानी कि एंगल A प्लस के एंगल O और प्लस के एंगल B बराबर के था मेरा 180 डिग्री। एंगल A कितना है? 25 डिग्री, एंगल O मुझे निकालना है, और एंगल B कितना आ गया? 55 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल O कितना आ जाएगा मेरे पास? 55, 60 और 80 इसमें से माइनस कर दो, यानी कि 180 में से 80 में माइनस कर दूं तो क्या आएगा मेरा निकल के? एंगल O मेरा निकल के आ जाएगा क्या? 100 डिग्री। तो एंगल मेरा एंगल AOB ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा? 100 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वाड्रिलेटर का बस यही है,
वन साइड टू एंगल 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दे रखा है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां इतने के अनुपात में है, मतलब कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो दे दिया आपको 3:2। ठीक है, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी हैं, मतलब कि उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो देखो मैं आपको चीज बताऊं कि जब भी रेशो में हमारी वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, वो किसी वैल्यू से कट पिट के हमारी वैल्यू आई हुई होती है। ठीक है, तो मैं इनको क्या कर सकता हूं, मैं इनको 30 और 20 मान सकता हूं। क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए अगर मैं 0 से 0 यहां पे हटा दूं तब भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मैं यहाँ पे 0 लगा दूं दोनों की तरफ तब भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, रेशो में है। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि यदि 20% लड़के, मान चलो 30 का 20% कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 30% लड़कियां, 20 का 3% कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 12, टोटल 12 छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी हैं, यानी कि 12 को मिला क्या, स्कॉलरशिप मिली, 12 विद्यार्थियों को मिली स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति। ठीक है, इसने क्या कहा, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, टोटल कितने थे हमारे पास, टोटल हमारे पास थे 50 में से 12 को मिला छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप मिली, शेष कितना बचा मेरे पास, 38। अब 38 कितना परसेंट है, 38 कितना परसेंट है टोटल का, यानी कि 50 का, ये क्वेश्चन था। 50 से कटेगा 2 बार तो कितना आ जाएगा, ये 35 70, यानी कि 76% टोटल विद्यार्थी ऐसे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक और क्वेश्चन करिए इसी टाइप का। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, यानी कि मान चलो वही वाला मेथड लगेगा इसमें, बॉयज और गर्ल्स, मैंने मान लिया ऐसे। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स, लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। मान चलो अगर मैं बॉयज यहाँ 100 मान लेता हूं तो 20% अधिक है, तो मेरी गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 120% हो जाएंगी। ठीक है, 120% हो जाएंगी। आगे क्या कह रहा है, इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। इस कक्षा में कुल क्या कहा है इसने, 66 विद्यार्थी हैं। ये मैं रेशो में निकाला था, मैं क्या करूंगा, 20 पंजे 100 और 20 से 1 जाए, 20 छिक्के 120। ठीक है, टोटल कितने आ रहे हैं मेरे पास, 6 और 5 कितने आ रहे हैं मेरे पास, 11 आ रहे हैं। लेकिन यहां पे इसने 11 बराबर कितना दे दिया, 66 के, टोटल वो कितने हैं, 66 विद्यार्थी हैं। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 6, 1 बराबर के 6 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और मैं 6 से इंटू करूंगा तो मेरी बॉयज मेरे कितने आ जाएंगे निकल के, 6 पंजे 30, और यहां भी मैं 6 से इंटू करूंगा तो मेरी गर्ल्स कितनी आ जाएगी निकल के, मेरी 6 चिंगे 36। ठीक है, ये मेरे निकल के आ गए एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, कहा इसने यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं, लड़कियां भर्ती करी इसने 4 और भर्ती कर ली लड़कियां, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अब रेशो क्या होगा, देखो 4 और भर्ती कर ली, ये होगी 40 और ये तो 30 हमारा रहेगा ही। अब ये रेशो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 3:4 मेरा हो जाएगा। अब बॉयज और गर्ल्स का रेशो ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, मेरा मेथड आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक क्वेश्चन करिए टाइम एंड वर्क से। ए किसी कार्य को 2 दिन में, यानी कि देखो ए है वो किसी कार्य को 2 दिन में कर सकता है, बी 3 दिन में, बी लेता है उस काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया। अब इसने क्या कहा कि ए और बी दोनों तो काम करें, प्लस में अगर उसे सी को भी जोड़ लिया जाए तो वो काम 1 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 2 दिन में करे, बी किसी काम को 3 दिन में करे, अगर उसमें सी को भी शामिल कर लिया जाए तो तीनों मिलकर उस काम को 1 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा ये बताना है। देखो टाइम एंड वर्क मैंने आपको पढ़ाया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, जो भी एलसीएम आता है वही उनका टोटल वर्क होता है या फिर टोटल कैपेसिटी होती है, अगर हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, 2 3 1 का एलसीएम मेरा क्या आएगा, 6 आएगा, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 1 छिक्के 6। ठीक है, ये इनकी आ गई कार, मतलब कि वर्क एफिशिएंसी के वो पर डे कितना काम कर रहे हैं। अगर पर डे में है तो डे में आएगा, घंटे में तो घंटे में आएगा। पर डे यहाँ पे ए 1 दिन में 3 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 2 काम कर रहा है, और तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछा है सी अगर उस काम को करे, यानी कि सी अगर पूरा 6 काम करे तो वो कितना समय लेगा।
मान चलो ए यहाँ 3 काम कर रहा है, बी यहाँ 2 काम कर रहा है, 3 और 2 5, लेकिन काम यहाँ पे कितना हो रहा है 6 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी मेरा यहाँ पे 1 काम कर रहा होगा एक दिन में, तो 6 काम करने में कितना टाइम लेगा 6 डेज। ए सी मेरा कितना टाइम लेगा 6 डेज। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक क्वेश्चन डिस्काउंट से करिए। क्वेश्चन नंबर है 7। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। ठीक है, मान चलो उसका जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य होता है मेरा कॉस्ट प्राइस और जो इसका मार्केट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस मतलब क्या कहा है ना कि क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। जो उसका कॉस्ट प्राइस है यानी कि जो उसका क्रय मूल्य है वो मैंने मान लिया क्या 100 रुपये है। ठीक है, क्योंकि क्या है परसेंटेज में अगर हम कोई परसेंटेज में या प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन करते हैं तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, मैंने मान ली क्रय मूल्य उसका 100 रुपये है, तो उसका अंकित मूल्य उसका कितना हो जाएगा, यानी कि जो उसका मार्केट प्राइस है वो हो जाएगा उसका 140, क्योंकि 40% अधिक उस पर रेट छाप रहा है, यानी कि अंकित कर रहा है उस पर। ठीक है, कोई चीज 100 रुपये की उसने खरीदी होगी और वो उस पर मतलब कि जो उस पर रेट डाल रहा है वो 40% अधिक डाल रहा है। ठीक है, 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेचता है। 40% तो उसने अधिक इस पर कर दिया, यानी कि 140 उस पर रेट डाल दिया। अब वो उस चीज को अगर बेचेगा, यानी कि जब उसको वो सेल करेगा तो जो उसका सेल प्राइस आएगा, यानी कि जो उसका विक्रय मूल्य आएगा, वो क्या आएगा निकल के कि 140 की कोई चीज थी उस पर उसने 15% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 1 0 से 1 0, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा 7 और 7 21, मतलब 21 रुपये का उसने क्या किया, उसने डिस्काउंट दे दिया 21 रुपये का। तो क्या है कि अब उसका लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट क्या हुआ कि कोई चीज 140 रुपये की थी, उसने 21 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 10 में से गया 9 और 1 यानी 119 रुपये की उसने वो चीज बेची। कोई चीज 100 रुपये की थी और 119 की बेच दी, कितने का लाभ हुआ 19% का। तो ये मेरा हो जाएगा क्या राइट आंसर। 100 रुपये की चीज थी, 119 में बेच दी, 19% का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से करिए। क्वेश्चन नंबर है 8। 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 20 मीटर इंटू 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, एक आपको रेक्टेंगल दे रखा है, मान चलो ये मैंने मान लिया रेक्टेंगल है। ठीक है, ये आपको एक दे रखा है रेक्टेंगल दे रखा है जिसके बाहर 10 मीटर की एक स्ट्रीट है। ठीक है, 10 मीटर ब्रेथ की एक स्ट्रीट है, यानी कि एक गली है जिसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर में, 10 मीटर, और यहां भी कितनी हो जाएगी 10 मीटर में। ठीक है, और जो ये रेक्टेंगल है अंदर वाला, इसकी जो चौड़ाई है वो दे दी 200 मीटर की, और जो उसकी लंबाई है वो दे दी इसने 180 मीटर की। ठीक है, 180 मीटर की दे दी। इसने क्या पूछा है कि पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि जो बाहर का एरिया है, यानी कि जो ये है जो गली है इस पूरी गली का एरिया क्या होगा, इस पूरी गली का एरिया हमारा क्या होगा, ये आपसे बताना है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ जाओगे, चुटकी में आंसर कर दोगे। कैसे, ये भी तो ये जो मैंने भार बनाया है ये भी तो एक रेक्टेंगल बना है भाई। जो मैंने ये भार बनाया है ये भी तो एक रेक्टेंगल है, और अंदर वाला भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। अगर मैं बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाला रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा क्या आएगा, मेरा पथ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, मेरा। ठीक है, अगर मैं बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दूंगा तो ये वाला एरिया मेरा निकल के आ जाएगा मेरा। वो कैसे, देखो कि अंदर वाले की लंबाई और ब्रेथ दे रखी है मुझे कितनी, यानी कि लंबाई और ब्रेथ दे रखी है मुझे 180 और 200 दे रखी है। ठीक है, माइनस के, और बाहर वाले का कितना हो जाएगा। अब देखो 200 मीटर की लंबाई है ये, अगर 10 मीटर में यहां जोड़ूंगा, 10 मीटर में यहां जोड़ूंगा तो ये मेरी टोटल कितनी हो जाएगी 220। ठीक है, 220 हो गई भाई। देखो 200 तो अंदर वाले का था, 10 मीटर चौड़ाई इधर जोड़ दी, 10 मीटर चौड़ाई इधर जोड़ दी, तो कितना हो जाएगा 220 लंबाई। चौड़ाई कितनी हो जाएगी अब इसकी 180, तो ये था 10 में यहां जोड़ दूंगा, 10 में यहां जोड़ दूंगा, तो अब कितना हो जाएगा 180, 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे, यानी कि 200।
ठीक है, बन गया मेरा क्वेश्चन। बड़े वाले का एरिया और छोटे वाले का एरिया दोनों को माइनस कर दो, आपका ये जो गली है इसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो 22 दूनी 44 यानी कि 44,000 माइनस के 18 दूनी 36,000। ठीक है, दोनों को माइनस कर लो, क्या आएगा निकल के 4 और 4 8 यानी कि 8,000 मीटर स्क्वायर। 8,000 मीटर स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा क्या, पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ स्ट्रीट, एरिया ऑफ स्ट्रीट ये आपको निकल के आ जाएगा क्या, 8,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक और मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः से 30% और 20% की वृद्धि की गई है, तो सर इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हो जो वर्ग होता है हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास स्क्वायर होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, सेम होती है। यानी कि जो उसकी लेंथ और ब्रेथ होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। यानी कि अगर ये 10 मीटर का तो ये भी 10 मीटर का, ये भी 10 मीटर का, ये भी 10 मीटर का, मतलब जो उसकी चारों जो उसकी भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं वो। ठीक है, इसने क्या कहा कि लंबाई में 30% की वृद्धि हुई यानी कि 130%, और जो उसकी ब्रेथ है उसमें भी क्या हुई, 20% की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन है, तो अब जो एरिया आएगा इसका और इसका दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि कोई चीज हमारे में पहले 100% थी, परसेंटेज देखो मैं आपको दो तरीके से करके बताता हूं। देखो कि अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो क्या आएगा, 10 × 10 100 हो जाएगा। कोशिश अपने यहाँ में 100% थी, पहले इसमें 130% मतलब कि 30% की वृद्धि हुई, ये अपने यहाँ में 100% था तो 130% हो जाएगा, 30% वृद्धि, फिर इसमें 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0, 12 × 13 कितना हो जाएगा मेरे पास, 120 156। ठीक है, अब देखो कोई चीज पहले 100 थी, कोई चीज अपने आप में पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 156। क्या हुआ कि 56% की उसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि इंक्रीमेंट हो गया कितना, 56% का, और यही हो जाएगा आपका क्या, राइट आंसर। ठीक है, ये तो परसेंटेज मेथड है जो आप परसेंटेज मेथड से करते हो। ठीक है, बेसिक इसका क्या बनेगा, देखो कि मान लो उसकी लंबाई पहले 10 थी, इसमें 13 क्या होगा, 30% की वृद्धि हुई, अब कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 यानी कि 13, जो लंबाई है वो आ गई 13। चौड़ाई मान चलो पहले इसकी 10 थी चौड़ाई, इसमें क्या हुआ कि 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 120%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी ये कितना आ गई, 12 है। जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, वर्ग का एरिया होता है मेरा 10 × 10, यानी कि एरिया ए स्क्वायर होता है मेरा इसका। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100, जो इसका एरिया कितना हो जाएगा 100, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, यानी कि लंबाई ये है चौड़ाई ये है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 12 × 13, 12 × 13 कितना हो जाएगा 156। कोई चीज पहले 100% थी, अब 156% होगी, कितना का डिफरेंस आ रहा है, 56% का, और यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, बेसिक से और परसेंटेज मेथड से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आज का, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, करिए क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको दे रखा है, अंडर रूट में आपको दे दिया 6 प्लस के अंडर रूट में आपको दे दिया 6 प्लस के अंडर रूट में आपको दे दिया 6, और ये ऐसे ऐसे जाती जा रही है, वैल्यू पता नहीं कहां तक जा रही है। ठीक है, दो तरीके हैं इसके, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, दो तरीके हैं, किसी तरीके से कर लेना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो इसको आप दो पार्ट में तोड़ो, जो वैल्यू दी हो, सेम वैल्यू दी हो पूरी, तो उसको दो पार्ट में तोड़ो। मैं इसको तोड़ लेता हूं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 में तोड़ सकता हूं। अगर प्लस दे रखा है यहां पे तो ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर होगा, तो बड़ा वाला उत्तर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ गया मेरा इसका राइट आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, सब में सेम वैल्यू दे रखी हो और वो इन्फिनिटी तक जा रही हो, प्लस लगा हो तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस लगा हो, अगर यहां लिख लो आप कि अगर माइनस का साइन हो, अगर माइनस हो तो छोटा वाला आंसर, तो छोटा वाला उत्तर होगा। ठीक है, तो छोटा वाला उत्तर होगा। ठीक है, यानी कि अगर प्लस होगा तो 3, अब देखो यहाँ प्लस है तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है,
समझ में आया। अब देखो बेसिक इसको क्या बनेगा, देखो बेसिक से भी करके बता देता हूं कि ऐसा क्यों है। मान चलो इस पूरी वैल्यू को मैं x बराबर के लेट मान लेता हूं, यानी कि इस पूरी वैल्यू को मैं वैल्यू को मैं x बराबर के मान लेता हूं, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर कर लो, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के, अगर मैं इसमें स्क्वायर करूंगा पूरे में तो मेरा क्या आएगा 6, और ये पूरी वैल्यू फिर से क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, फिर से रिपीट हो रही है। मैंने क्या किया, बोथ साइड में स्क्वायर कर लिया, एक्स स्क्वायर, इस पे जब मैं स्क्वायर करूंगा तो एक रूट मेरा कट जाएगा, प्लस के फिर वही वैल्यू पूरी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, जो मैंने एक्स के बराबर लेट करी थी, तो मैं यहाँ पे एक्स कर लूंगा, ठीक है। बराबर के ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है सारा उठा के इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा, बराबर के 0, ठीक है। अब यहां से क्या बनेंगे, मेरा फैक्टर बनेगा यहां से मेरा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x और माइनस के 6 इजकल टू 0, ठीक है। आप इनटू करोगे तो 6x स्क्वायर आएगा, माइनस करोगे तो ओनली x आएगा, ठीक है। यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं, तो x माइनस के 3 प्लस के 2 यहां से कॉमन ले लूं तो x माइनस के 3 इजकल टू 0। ये और ये प्लस का है, मानते नहीं है, x माइनस 3 x माइनस 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3 निकल के आ जाएगा, जो कि मेरा राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चन यकीन मानो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप कोई पेट टेस्ट लगाते हो या फिर आपने पहले से एग्जाम दे रखे होंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे और आप देख रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाता। मैं डेली बेस पे टॉप 10 क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं टॉप 10 क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं डेली बेस पे। अगर आप हमारे डेली बेस पे मैथ के पेट लगाते हो तो आपको मैथ से कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। हर किसी क्लास पर नहीं हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।